जो कि मोहम्मद गोरी के समकालीन भी थे। ये क्या करते कि कश्मीर और जो लद्दाख की जो इतनी भी सीमाएं होती हैं वहाँ पर घुसकर ये आक्रमण करते हैं और वहाँ की जितनी भी संपत्ति है वो पुनः चंबा में ले आते हैं। जगत सिंह यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देता है। वो क्या करता है, वो संदेश भेजता है जनार्दन वर्मन को मित्रता का, कि आप हमारे दरबार और महल में आओ और हमारे साथ मित्रता कर लो। और सिमिलरली जनार्दन वर्मन उनके दरबार और उनके महल में जाता है और उनके साथ मित्रता करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जगत सिंह क्या करता है कि जैसे ही वो गले मिलते हैं वो चाकू घोंप देता है जनार्दन वर्मन को और जनार्दन वर्मन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इन मंदिरों को तोड़ा जाए, लेकिन छतर सिंह इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। इस बात को वो डिसओबे करता है और इवन तोड़ता नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है उसके ऊपर चबूतरों का निर्माण कर देते हैं। श्री सिंह एक ऐसे शासक थे जिनके समय में अंग्रेजों का शासन इनडायरेक्टली चंबा पर लागू हो जाता है। जय श्री राम दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके समक्ष रखी थी चंबा की हिस्ट्री, जिसमें हमने जाना कि आखिर किस तरीके से चंबा रियासत की स्थापना हुई, किस प्रकार से चंबा शहर की स्थापना हुई और किस प्रकार से चंबा का नाम चंबा रखा गया, और तमाम ऐसी बातें हमने उस वीडियो में जानी थी। लेकिन आज की इस वीडियो में उस वीडियो के आगे की जो हिस्ट्री है वो जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे पहले वो वीडियो भी देख लो, या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लो जो कि चंबा की हिस्ट्री का पार्ट 1 है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंतिम वीडियो में हमने जिस अंतिम रूलर के बारे में जाना था वो थे साहिल वर्मन जी। तो उनके बाद आता है शासक उनका बेटा युगांकर वर्मन, जिनके बारे में इतिहास में उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसी के परिसर में गौरी शंकर मंदिर की स्थापना की थी, और साथ में उनकी पत्नी ने भी नरसिम्हा मंदिर की एक बार पुनः स्थापना की थी, एक बार दोबारा से स्थापित किया था नरसिम्हा मंदिर। तो इतनी जानकारी फिलहाल इनके बारे में थी। लेकिन इनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है सलवाहन वर्मन, जिनके बारे में हमें उल्लेख मिलता है तिस्सा से मिले हुए एक अभिलेख में। उस अभिलेख में लिखा गया है कि इन्हें त्रिलोक देव के नाम से भी जाना जाता था। ऐसी तमाम बातें इनके बारे में उस अभिलेख में लिखी गई है। सो हम जान सकते हैं उस अभिलेख के माध्यम से इस शासक के बारे में। उसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण शासक असाटा वर्मन। असाटा वर्मन एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने जो रिश्ते हैं, अपने जो संबंध हैं कश्मीर के साथ अच्छे करने के प्रयास किए थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी बेटी की शादी कश्मीर के शासक के बेटे के साथ की थी। ऑब्वियसली सी बात है, अगर शादी होगी उनके बेटे की उनकी बेटी के साथ तो उनके रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो ऑब्वियसली उनके रिश्ते कश्मीर के साथ अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं शासक जसाटा वर्मन, और जसाटा वर्मन के काल में कश्मीर के साथ जो रिश्ते हैं वो तो अच्छे थे, लेकिन कश्मीर पर संकट आता है, क्योंकि कश्मीर का जो उस समय शासक था वो था हर्ष। उस समय हर्ष पर एक संकट आता है, क्योंकि हर्ष के जो फैमिली रिलेशन थे लोहारा फैमिली से वो अच्छे नहीं थे, और लोहारा फैमिली के 2 बेटे थे सुचाला और सुशाला। ये दोनों जो हैं विद्रोह कर देते हैं, या फिर यूं कहूं कि आक्रमण कर देते हैं, और इनकी फाइट होती है हर्ष के साथ। और उस फाइट में हर्ष की सपोर्ट करने के लिए जसाटा वर्मन भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर्ष की उस फाइट में डेथ हो जाती है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कश्मीर पर अधिकार हो जाता है लोहारा फैमिली का, और शासक बनते हैं उचाला। अब उचाला शासक बनते हैं कश्मीर के। लेकिन उसके बाद जो चंबा के शासक आते हैं वो आते हैं उदय वर्मन, और उदय वर्मन अपने अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे कश्मीर के साथ। इसलिए उदय वर्मन के समय में जो शासक होते हैं वहाँ के वो होते हैं सुशाला। तो वो क्या करते हैं कि सुशाला के साथ अपनी 2 बहनों का विवाह कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जो रिश्ते हैं कश्मीर के साथ वो और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद सुशाला की डेथ हो जाती है और उनकी जो बहनें हैं वो भी सती हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंस था कश्मीर का चंबा पर वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो कश्मीर के शासक होते हैं वो उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं। इसलिए जो इन्फ्लुएंस था कश्मीर का चंबा पर वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो चंबा के शासक आते हैं वो आते हैं ललित वर्मन। तो ललित वर्मन के बारे में ज़्यादा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन पर देवी कोठी से मिले हुए एक अभिलेख में और सालार सचुनाला जो कि पांगी में है वहाँ से प्राप्त एक अभिलेख में हमें वर्णन मिलता है ललित वर्मन जी का, कि ये भी चंबा के एक महत्वपूर्ण शासक थे। लेकिन इनके बारे में उतना उल्लेख हमें चंबा की हिस्ट्री में नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो हैं विजय वर्मन, जो कि मोहम्मद गोरी के समकालीन भी थे। ये क्या करते कि कश्मीर और जो लद्दाख की जो इतनी भी सीमाएं होती हैं वहाँ पर घुसकर ये आक्रमण करते हैं और वहाँ की जितनी भी संपत्ति है वो पुनः चंबा में ले आते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण शासक थे हमारे चंबा की, जिन्होंने वहाँ की संपत्ति चंबा में पुनः लाई। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं चंबा रियासत के वो थे प्रताप सिंह वर्मन।
हम सबसे महत्वपूर्ण शासक भी कह सकते हैं। और ये थे समकालीन अकबर के, यानी कि अकबर के समय के शासक थे। और उस समय उन्होंने आक्रमण किया कांगड़ा और गुलेर जैसी रियासतों पर। और कांगड़ा रियासत के कुछ क्षेत्र जैसे कि चारी, गरोह और रिथोला, ये इनके क्षेत्र में आ गए थे। यानी इन क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया और अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। और साथ में गुलेर रियासत के भी क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। लेकिन इस चीज को अकबर नहीं देख पा रहा था, क्योंकि ये अकबर के समकालीन थे, तो वो ये सहन नहीं कर सकते थे कि कोई शासक उनके समय में भी इतनी रियासतों पर अपना कब्जा कर ले। इसलिए अकबर यहाँ पर क्या कहते हैं, अकबर संदेश भेजते हैं, या तो मुझसे आक्रमण कर लो या फिर हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। तो यहाँ पर प्रताप सिंह वर्मन क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि मुगल प्रशासन और मुगल साम्राज्य की जो अधीनता थी उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं चंबा के, वो हैं जनार्दन वर्मन। लेकिन जनार्दन वर्मन और जगत सिंह के बीच में संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जगत सिंह जो कि राजा थे नूरपुर के, जिनके अच्छे संबंध थे अकबर के साथ, यानी मुगल साम्राज्य के साथ उनके बहुत ज्यादा अच्छे संबंध थे। अब जगत सिंह के अच्छे संबंध थे मुगल साम्राज्य के साथ और अकबर के साथ, तो जगत सिंह चंबा रियासत पर 1623 में आक्रमण कर देता है। और फिर होती है फेमस बैटल ऑफ चंबा रियासत, बैटल ऑफ ढलोग, जिसमें क्या होता है कि चंबा रियासत के राजा जनार्दन वर्मन का जो भाई था वो मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर जगत सिंह को भी ये फील हो जाता है कि वो आसानी से चंबा रियासत पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसलिए जगत सिंह यहाँ पर दिमाग से काम लेता है और जगत सिंह यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देता है। वो क्या करता है, वो संदेश भेजता है जनार्दन वर्मन को मित्रता का, कि आप हमारे दरबार और महल में आओ और हमारे साथ मित्रता कर लो। और सिमिलरली जनार्दन वर्मन उनके दरबार और उनके महल में जाता है और उनके साथ मित्रता करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जगत सिंह क्या करता है कि जैसे ही वो गले मिलते हैं वो चाकू घोंप देता है जनार्दन वर्मन को, और जनार्दन वर्मन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। यानी एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जनार्दन वर्मन को मार दिया जाता है और चंबा पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण शासक आते हैं पृथ्वी सिंह। लेकिन पृथ्वी सिंह के शासन में हमें एक इंसान के बारे में भी जानना आवश्यक है, और वो है बाटलू। बाटलू एक नर्स थी जिन्होंने पृथ्वी सिंह को बचाया था और मंडी रियासत में रखा हुआ था। और बाटलू ने कंस्ट्रक्शन भी किया था सीताराम टेम्पल ऑफ चंबा, खजी नाग मंदिर जो खजियार में है, और हिडिंबा देवी मंदिर। इन सभी मंदिरों का जो है कंस्ट्रक्शन भी बाटलू के द्वारा किया गया था। और पृथ्वी सिंह जब शासन कर रहा था चंबा पर, तो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है बाटलू ने। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी सिंह के द्वारा एक महत्वपूर्ण घटना को अंजाम दिया जाता है। 1641 में वो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है, क्योंकि उस समय उसके रिलेशन शाहजहां के साथ और मुगल साम्राज्य के साथ अच्छे नहीं थे। वो वहाँ पर विद्रोह कर देता है, जिस कारण वो वहाँ पर उलझा हुआ था और उनकी जो सेना चंबा रियासत पर थी उस सेना को खदेड़ देता है पृथ्वी सिंह। इनकी सहायता से, मंडी के राजा और बसोली के राणा की सहायता से। बसोली का राणा इनकी सहायता करता है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, बसोली के राणा को एक क्षेत्र दे देते हैं जिसका नाम था भलई। भलई नामक क्षेत्र बसोली के राणा को इनके द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे छतर सिंह। और छतर सिंह एक महत्वपूर्ण शासक थे चंबा के, जिनकी 4 घटनाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहली घटना, जब उन्होंने भलई नामक क्षेत्र को एक बार पुनः चंबा में मिला लिया था। जिस क्षेत्र को पृथ्वी सिंह ने दिया था बसोली के राणा को, तो उसको वो वापस कर देते हैं कि भाई हमें अपना क्षेत्र वापस चाहिए। ये क्षेत्र चंबा का है तो एक क्षेत्र चंबा में एक बार पुनः आना चाहिए। इसके लिए वो वहाँ पर उनके साथ फाइट करते हैं और एक बार पुनः इस क्षेत्र को चंबा में ले आते हैं। और दूसरी घटना है औरंगजेब के समय की, क्योंकि उनका समकालीन था औरंगजेब। और औरंगजेब आदेश देता है कि चंबा में जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों को तोड़ा जाए। लेकिन छतर सिंह इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। इस बात को वो डिसओबे करता है और इवन तोड़ता नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है उसके ऊपर चबूतरों का निर्माण कर देते हैं। यानी इस तरीके से वो औरंगजेब के ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं। आप देख सकते हो कितना दम था छतर सिंह में। यानी एक छोटी सी रियासत का शासक होने के बावजूद भी वो डिसओबे कर रहे थे औरंगजेब के ऑर्डर को। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान और कितने ताकतवर शासक थे चंबा के। और जो तीसरी घटना है वो है पंजाब के गवर्नर को हराना। उस समय जो पंजाब के गवर्नर थे जो कि उनको बिल्कुल तंग करते थे, तो वो क्या करते, कश्मीर और आसपास के जितने भी शासक थे उनको मिलाकर धन बनाकर पंजाब के गवर्नर पर आक्रमण कर देते हैं और पंजाब के गवर्नर को वो हरा भी देते हैं। सोच सकते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी एक छोटी सी रियासत के शासक की कि वो पंजाब के गवर्नर को ही हरा रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात वो करते हैं और वो है छतरगढ़ का किला वो पद्दर घाटी में बनाते हैं।
तो ये तमाम बातें छत्र सिंह के बारे में थी। और भी कई सारी बातें होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इतनी सी बातें ही उनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक रहेगा। लेकिन इतना तो हम जान गए कि वो एक महान एवं काफ़ी ज़्यादा ब्रेव शासक थे चंबा के। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं चंबा के, वो हैं उमेद सिंह। इन्होंने जो चंबा में अभी अखंड चंडी पैलेस है उसकी भी स्थापना की है। अगर आप चंबा से हो तो आप ओबियसली जानते होंगे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है यानी अखंड चंडी पैलेस में, तो इसकी स्थापना जो है इसी शासक के द्वारा की जाती है। और साथ में जो रंग महल है चंबा का, उसकी स्थापना भी इनके द्वारा ही की जाती है। और इनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है श्री सिंह। और श्री सिंह एक ऐसे शासक थे जिनके समय में अंग्रेजों का शासन इनडायरेक्टली चंबा पर लागू हो जाता है, यानी वो इनडायरेक्टली चंबा पर कंट्रोल कर लेते हैं अंग्रेज। क्योंकि उस समय अंग्रेज और सिखों के मध्य एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में जो कश्मीर का शासक गुलाब सिंह, वो सिखों की मदद नहीं करता है, वो अंग्रेजों की मदद करता है। और जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो वो चंबा रियासत को उस शासक को सौंप देते हैं, यानी कि गुलाब सिंह को वो सौंप देते हैं चंबा रियासत को। लेकिन श्री सिंह यहाँ पर क्या करते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली अंग्रेजों के पास जाकर कि हमें अपने चंबा की आइडेंटिटी को भी बचाना है, इसलिए आप चंबा हमें दे दो। और उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें चंबा मिल भी जाता है। लेकिन चंबा के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो कि था भद्रवा घाटी, वो उनके पास ही रहती है, यानी कश्मीर के शासक के पास ही रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें दम देखना चाहिए हमारे चंबा के शासक का कि उन्होंने उनके साथ डायरेक्ट बात की और चंबा को पुनः प्राप्त कर लिया। अगर नहीं प्राप्त कर पाते तो शायद चंबा की आज ये आइडेंटिटी नहीं होती जो कि आज है। लेकिन इनके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है श्याम सिंह। श्याम सिंह के शासन में ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो शीतला ब्रिज था पुराना, वो टूट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है 1894 में। और उसकी जगह एक नया आयरन ब्रिज बनाया जाता है इसी प्लेस पर, जिसे शीतला ब्रिज कहा जाता है। और इसकी कॉस्ट उस समय लगती है 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट लगती है। और उस समय ये कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो है भूरी सिंह 1908 में। और इसी साल में 1908 में वो भूरी सिंह संग्रहालय भी बनाते हैं, जो हमारे चंबा में है भूरी सिंह संग्रहालय, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था, तभी इसका नाम भूरी सिंह है। और साथ में 1910 में वो एक पावर हाउस भी बनाते हैं, जिसके कारण चंबा में बिजली की भी व्यवस्था की जाती है। और एक महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा रिवेन्यू में भी किया जाता है। जो रिवेन्यू पहले बहुत ज्यादा कम होता था चंबा रियासत का, वो रिवेन्यू इनके काल में पहुंच जाता है 7 लाख तक। और 7 लाख उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। तो ऐसे तमाम कार्य भूरी सिंह शासक के द्वारा चंबा में किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो हैं राजा राम सिंह। और राजा राम सिंह के द्वारा भी काफ़ी काम किए जाते हैं, जैसे कि 14 विलेज स्कूल इनके द्वारा ओपन किए जाते हैं। इन्होंने बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन, एक नया सब्जेक्ट एजुकेशन में लाया। तो ऐसे तमाम कार्य इनके द्वारा एजुकेशन में भी किए गए। और साथ में इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी लाया पानी की व्यवस्था के लिए। साथ में पावर हाउस भी एस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा। और इसके साथ चंबा नूरपुर रोड का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया था। और हमारे चूरा घाटी की थली क्षेत्र में भी इनके द्वारा एक छोटा सा आवास बनाया गया था अपनी रानी के लिए, यानी कि इन्होंने यहाँ पर आकर भी एक शादी की थी और उनके लिए यहाँ पर भी आवास बनाया था, जिस पर भी लिखा है राजा राम सिंह। तो ऐसे तमाम कार्य इनके द्वारा भी किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं अब अंतिम शासक चंबा रियासत के, और वो थी लक्ष्मण सिंह। कुछ काम नहीं किए जाते हैं, ये बेसिकली अंतिम शासक थे चंबा के। और इनके ही साइन के द्वारा चंबा रियासत जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाती है। और चंबा हिमाचल प्रदेश का अंग बन जाता है, चंबा भारत का अंग बन जाता है। तो यहाँ पर होती है हमारी चंबा रियासत की हिस्ट्री समाप्त। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।